डिस्कस कर रहे हैं, हमारे पास जो टॉपिक है वो कॉमन साइज कंपैरेटिव है। बेसिकली देयर आर वेरियस टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो आपने पढ़ा था कहाँ, टर्म 1 में, है ना। एक चैप्टर था सेकंड जिसमें थियोरेटिकल था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक चैप्टर था थ्योरी का, उसके अंदर ये पार्ट हमारा डिस्कस हुआ था। नाउ सी हियर, इस जगह पे देखिए आप, अगर मैं बोलूं टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, शॉर्ट लिख रहा हूं थोड़ा सा। ये टूल्स जो होते हैं इनके अंदर सबसे पहले हम लोग लेके चल रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे इस क्लास में। कॉमन साइज स्टेटमेंट दो तरह का होता है, एक कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट होता है, कॉमन साइज बैलेंस शीट होती है। नंबर दो, दूसरा टूल जो है उसको बोलते हैं हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। ये भी हम आज पढ़ेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स। क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूं इसको, इसलिए हम बहुत डिटेल नहीं चलेंगे। आई टेक इलस्ट्रेशंस थियोरेटिकल पोर्शन फ्रॉम एनसीईआरटी, ताकि आप वेल वर्स रहें उसके साथ, and then I'll take some good examples from P.S. Grewal, and this chapter is going to be over. अगली क्लास से हम स्टार्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 3। इसके बाद होता है ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड एनालिसिस एनसीईआरटी में एक गिवन है, लेकिन आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। नंबर 4 जो होता है उसको कहते हैं हम लोग रेशो एनालिसिस। रेशो एनालिसिस, ये रेशो एनालिसिस आपका कब खत्म हो चुका था, टर्म 1 में आप लोगों ने इसे पढ़ लिया था। नंबर 5 जो आता है वो होता है स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन, अब आप बोलेंगे ऐसा तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। बिल्कुल नहीं पढ़ा होगा, आइए मैं बताता हूं। ये दो तरह से होता है, एक कैश बेसिस पर होता है जिसका नाम होता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं इसको, कैश बेसिस पर जो बनता है। बी, एक होता है वर्किंग कैपिटल पर बेसिस होता है। कैन एनीबॉडी टेल मी वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ एकांश। वर्किंग कैपिटल, करंट लायबिलिटी माइनस करंट असेट्स, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये कहलाता है वर्किंग कैपिटल बेसिस पर। इसका नाम होता है फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। दिस इज इन सिलेबस, दिस इज इन सिलेबस, ये हम आज पढ़ेंगे। ट्रेंड एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, ये पिछले सिलेबस में जा चुका है आपका। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके सिलेबस में, ये आपके सिलेबस में नहीं है। These are the tools of analysis of financial statement. इन टूल्स की हम लोग बात करते हैं। आई होप एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस। अब मैं क्या करूंगा आपके सामने, आई एम गोइंग टू शेयर विद यू व्हाट एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक, और जरा उसको देख लेंगे आप लोग फोन्स को, ठीक है। एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक शेयर करूंगा, और आई एडवाइज्ड ऑल ऑफ यू कि एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक को आप अगर लेके चलते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। बट चलिए कोई बात नहीं, फिर भी ये रिकॉर्डिंग में चली जाती है, इसको देख सकते हैं आप। और एनसीईआरटी के अंदर कैसे चीजें दिख रही हैं वो मैं दिखाता हूं आपको, उसी के बुक के हिसाब से हम लोग लेके चलेंगे। लेटेस्ट एडिशन यस। एनसीईआरटी है, आइए मैं दिखा रहा हूं आपको। एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 3 है, इसके अंदर जो चैप्टर नंबर कौन सा था, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो भी जुड़ा हुआ है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ पोर्शन हल्का सा रिवाइज हो जाएगा। इट इज नॉट गोइंग टू क्रिएट एनी प्रॉब्लम टू ऑल ऑफ यू। हाँ जी, स्क्रीन दिख रही है सबको, देखिए जरा, कैन यू सी इट ऑन योर स्क्रीन। एनसीईआरटी दिख रहा है, वंडरफुल, ठीक है जी। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिन्हें हम क्या करेंगे यहीं पर, इसी के साथ साथ सॉल्व कर लेंगे, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर फॉर यू। और इस चैप्टर में कोई बहुत ज्यादा टेक्निकल चीजें नहीं आती। अगर आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कैलकुलेट करने के रेशो मालूम हो, अगर आपको ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है वो मालूम हो, तो थिंग्स आर गोइंग टू बी इजियर। और मेरे ख्याल से सभी को ये मालूम होगा। कोई ऐसा तो नहीं है जिसे रेशो दिमाग से निकल गया, भूल गया हो रेशो। त्रिपाठी, बहुत दिन हो गए गोरखपुर नहीं गए, हाँ बोलो। अभी नहीं जाएगा, अब लॉकडाउन में जाएगा दोबारा से, ठीक है। चलिए आपकी स्क्रीन पर चलता जाएगा। हम लोग कुछ थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे विच इज वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, और बाकी की चीजें हम क्या करेंगे यहाँ देखेंगे। चलिए आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा शायद, देखिए।
हाँ जी, स्क्रीन चल रही है, सभी को दिख रहा है? आपको दिख रहा है? ठीक है, एकांश त्रिपाठी सभी के पास है। देखिए जी, हमसे क्या कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या चीज होती है उसको देखते हैं पहले, और वो हमें नहीं देखना क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं बनेगा इस साल का, लेकिन थोड़ा सा हम उसका आइडिया ले लेते हैं कि क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डेड फैक्ट्स, क्रोनोलॉजिकली मतलब एज पर डेट, जनवरी पहले, फेब बाद में, मार्च अप्रैल मई जून, उसको क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डेड फैक्ट है। पेज नंबर 1.1 स्क्रीन पे देखेंगे, पेज नंबर 145 पे देख रहे हैं। ये कहता है कि क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डेड फैक्ट्स अबाउट द इवेंट expressed in monetary terms, defined period of time are the basis of preparation of financial statements. अगर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा तो ये जो हम जो भी एनालिसिस करते हैं ये किसके बेस पर करते हैं? क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्डेड फैक्ट के बेस पे करते हैं, वैसा बनता है। ठीक है जी, ये डेफिनेशन है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स की, छोड़ दीजिए इसको। आगे क्या बोलते हैं देखिए, इसका पर्पस नहीं, रुको यार, हम कौन सा चैप्टर लेके चल रहे हैं? कॉमन सेंस कंपैरेटिव, हाँ ये वही है। ये वो नहीं है, नो दिस इज नॉट द चैप्टर, इसको हम बाद में लेके चलेंगे, जस्ट होल्ड करिए, दूसरा चैप्टर है वो। हाँ ये वाला है, अभी आपकी स्क्रीन पर शेयर करने वाला हूँ दोबारा से, जस्ट सी दिस। हाँ जी, दिख रहा है? चैप्टर नंबर 4 दिख रहा है किसी को? स्क्रीन पे दिख रहा है? हाँ ना तो बोलो, तुम लोग तो बोलो। ठीक है जी, यस सर। हाँ जी, ये है आपके पास। So it says the process of critical evaluation of financial information contained in financial statement in order to understand and make decisions regarding operations of the firm is called फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसको कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें डाली है इसने? ये कहता है क्रिटिकल इवेल्युएशन है। क्रिटिकल इवेल्युएशन में आप क्या करते हैं? अच्छा बुरा सब कमेंट करते हैं, और किसका? वो इंफॉर्मेशन विच इज देयर इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, क्या करने के लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए, डिसीजन मेकिंग के लिए। इसी को तो कहते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक, अच्छा जी। टर्म फाइनेंशियल एनालिसिस इंक्लूड्स बोथ एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपने एनालाइज कर दिया, छोड़ दिया, उसका इंटरप्रिटेशन नहीं दिया तो इट इज मीनिंगलेस। आपके मैनेजर हो गए, आपके मालिक लोग हो गए, वो कहते हैं कि तुमने क्या एनालाइज करा? हमने ये एनालाइज करा, इसका क्या मतलब है? तो वो इंटरप्रिटेशन कहलाता है कि भाई फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर खराब है। अभी आप देखिएगा, जैसे आप देख रहे हैं कोरोना की नई लहर आने वाली है, तो फार्मास्यूटिकल कंपनीज का फ्यूचर ब्राइट है, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिकल सप्लाईज, हॉस्पिटल का फ्यूचर ब्राइट है। अब वो कंस्ट्रक्शन हो गया, इसका क्या होगा बताइए? रियल एस्टेट का क्या होगा? कूड़ा। अच्छा, जो एफएमसीजी होती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, उनका फ्यूचर ब्राइट है, खाना पीना। और जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं, प्रोटीन रिच डाइट वगैरह, ये सब, इनका फ्यूचर ब्राइट है। तो ये सब एनालिसिस हमें यहाँ से पता चल जाते हैं, ट्रेंड हमें पता चल जाता है। थोड़ा और आगे चलते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था, दोबारा से देख लेते हैं एक बार कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस फाइनेंस मैनेजर के लिए जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है भाई? क्योंकि उन्हें क्या करना होता है? दे हैव टू they have to find out what managerial performance, corporate efficiency, financial strength, weakness, credit worthiness of the company। ये सारे एरिया हैं जो उनको क्या देखने होते हैं? जांच करने होते हैं, जज करने होते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन इन पैरामीटर्स पे खरी उतरती है, नहीं उतरती है। इसके अलावा उन्हें ये भी देखना होता है कि हम लॉन्ग टर्म पे या शॉर्ट टर्म पे हम सॉल्वेंट रहेंगे, नहीं रहेंगे। तो आपने देखा होगा, क्रेडिट रेटिंग की बात करते हैं हम लोग, एफिशिएंसी ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं, ठीक है। और अगर कोई हमने एनालाइज करने के बाद जो हमें कोई फ्लॉज दिखे, तो डेविएशंस दिखे, तो उनको ठीक करने के लिए हम करेक्टिव एक्शन भी लेके चलेंगे। ये आपका क्या होता है? फाइनेंस मैनेजर की रिक्वायरमेंट होती है। थोड़ा नीचे चलते हैं, टॉप मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। भाई ये जानना चाहते हैं क्या? ये बेसिकली ब्रॉड पैरामीटर्स को ध्यान में रखने की कोशिश करते हैं, और ये देखना चाहते हैं क्या कि मैनेजमेंट वुड बी इंटरेस्टेड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, इट इज द ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देम। ठीक है, ये देखना चाहते हैं कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन हमारी साउंड है या नहीं है, और उसके बाद ये भी देखना चाहते हैं कि कंपनी के ऑपरेशंस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस, ठीक है, और उसका इंटरनल कंट्रोल सिस्टम ठीक है या नहीं है। ये सब हमें पता चलता है किससे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से पता चलता है। ट्रेड पेबल किसको बोलते हैं भाई? ट्रेड पेबल क्रेडिटर्स को और बिल्स पेबल को। तो क्रेडिटर और बिल्स पेबल क्यों इंटरेस्टेड होते हैं? वो जानने के लिए कि पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा। तो वो जानना चाहते हैं क्या? फर्म की एबिलिटी टू मीट देयर क्लेम्स ओवर अ वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। दे वांट टू इवेल्युएट फर्म्स
लिक्विडिटी पोजीशन, है ना? क्या कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? लेंडर्स, लेंडर्स कौन होते हैं भाई? वो लोग जो हमें लॉन्ग टर्म के लिए पैसा देते हैं, है ना? बैंकर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। ये क्या जानना चाहते हैं? देखो, क्रेडिटर जानना चाहते हैं कि शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी है या नहीं है, लेंडर जानना चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी है। देखो, लॉन्ग टर्म लेंडर एनालाइज द हिस्टोरिकल स्टेटमेंट्स एंड फ्यूचर सॉल्वेंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान देते हैं। शॉर्ट टर्म वाले तो खैर आपको मालूम ही है, ऊपर ही डिस्कस हो गए। इन्वेस्टर्स, याद करो, जब मैंने आपको टर्म 1 में चैप्टर बताया था तो मैंने कहा था क्या, कि जो इन्वेस्टर होते हैं वो 3 चीजें चाहते हैं। एक, सेफ्टी ऑफ फंड्स, आपने जो पैसा लगा रखा सेफ रहेगा। दूसरा, रेगुलरिटी ऑफ रिटर्न्स, आपको रिटर्न मिलेंगे। और तीसरा क्या, कैपिटल एप्रिसिएशन। तुमने किसी कंपनी के शेयर खरीदे, तुम्हारे 3 ऑब्जेक्टिव होते हैं। एक, मेरे शेयर की वैल्यू बढ़े। 2, मुझे डिविडेंड टाइम पे मिलता रहे। और तीसरा, मेरा पैसा सेफ रहे। ऐसा ना हो कि ये वाला बैंक जो था, कौन सा, यस बैंक की तरह डूब जाए। यस बैंक का जो मैनेजिंग डायरेक्टर था राणा कपूर, उस बंदे ने खूब सारा, मतलब किसी को बनाया, कुछ भी बनाया, अलग अलग तरह के लोन बांटे फ्री में, और बैंक की हालत काफी खराब है। मार्केट में उसका शेयर कितना ऊंचाई पे चलता था, आज खराब करके चल रहा है। तो जिसने भी यस बैंक के शेयर रखे थे, वो थोड़ा सा मुश्किल पोजीशन को झेल रहे हैं आज की डेट में। तो ये इन्वेस्टर्स ये जानना चाहता है। ठीक है जी, तो ये मैं हाईलाइट नहीं कर रहा। लेबर यूनियन क्या चाहती है, कि जितना पैसा, जितनी मेहनत हम लगा रहे हैं, क्या उसके बदले में हमें रिटर्न मिलेगा। वो वेज इंक्रीज चाहते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, रेजिंग द प्राइस हो जाए, ये सब जानना चाहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से वो एसेस करते हैं कि क्या हमारे वेजेस जो हैं मिल जाएंगे, नहीं मिल जाएंगे। अब ये ऑन रिकॉर्डेड में चल रहा हूँ। कोरोना टाइम में देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशंस जिन्होंने अपने एम्प्लॉयज की सैलरी नहीं बढ़ाई, बट देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने पूरा पैसा दिया। तो जो लुच्ची टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो क्या करते हैं, अपने एम्प्लॉयज के पैसे वैसे काट लेते हैं। उन्हें मालूम है कि बड़ा अच्छा मौका है, कोरोना कोरोना बोलो, अच्छा, खूब अच्छा। आई टेल यू, इन एजुकेशन सेक्टर इटसेल्फ देयर आर मेनी स्कूल्स। जैसे तुम्हारा स्कूल है, कौन, एकाश, दे आर वेरी गुड, दे आर पेइंग एवरीथिंग। देयर आर मेनी स्कूल्स नहीं दे रहे हैं, दे आर नॉट गुड, उनकी एचआर पॉलिसीज अच्छी नहीं है। सब कुछ होने के बाद भी, फीस वीस मिलने के बाद भी दे आर नॉट पेइंग। अदर्स, अदर्स में कौन कौन आ जाता है जी? अदर्स में एजेंसीज आ जाती हैं, प्राइस रेगुलेशन की बात करते हैं, टैक्सेशन आ जाता है, गवर्नमेंट एजेंसीज आ जाती हैं, सबका अलग अलग पर्पस होता है। ये थियोरेटिकल चीजें थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एनसीईआरटी कंबाइन करके लेके चलता है इसको। ये कहता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। कोई बात नहीं जी, देखो भाई, कोई भी एनालिसिस हो, उसका ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल पोजीशन को जानना, और क्या जानना, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी की बात करना। तो यहाँ बिल्कुल वही है, to assess the current profitability and operational efficiency and to judge the financial health. एक ये हो गया। Ascertain relative importance of different components in the financial position of the firm and identify the reason to change the profitability financial position of the firm, or judge the ability of firm to repay its debts, assessing short term as well as long term liquidity. जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सारे के सारे एरियाज जो हैं आपके, ये इसके अंदर डिस्कशन में चले जाते हैं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की रिक्वायरमेंट ऑब्जेक्टिव ये बनते हैं। अब आ जाइए टूल्स। अभी डिस्कस किया था ना बोर्ड में आपके सामने मैंने। पहले क्या आया, कंपैरेटिव स्टेटमेंट आया, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। कंपैरेटिव स्टेटमेंट अभी आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है। दूसरा क्या आता है, कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। अब ये कॉमन साइज क्या होता है, कंपैरेटिव क्या होता है, इसको मैंने आज डिटेल में डिस्कस करना है। इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी करेंगे। देयर इज ट्रेंड परसेंटेजेस आल्सो, जो कि ट्रेंड परसेंटेजेस भी है, जो कि आपके सिलेबस का पार्ट क्या है, नहीं है। दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, बट एज अ थियोरेटिकल पोर्शन यू शुड बी नोइंग अबाउट दैट। इससे हम क्या जानने की कोशिश करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मेरे पास किसी फर्म के पिछले 10 सालों के सेल्स की फिगर है, ईयरली फिगर, तो क्या आप 11वें साल का प्रोडिक्शन लगा सकते हो? आराम से, थोड़ा बहुत तो आइडिया लगा ही सकते हैं ना। मान लिया जाए हमने कहा एकांश नर्सरी से लेकर और एकांश 11th क्लास तक बिल्कुल टॉपर रहा अपने स्कूल में, तो हम ये भी एसेस कर सकते हैं ना कि एकांश क्लास 12th में भी टॉपर बनने के चांसेस बनते हैं उसके। लेकिन हमें क्या पता कि एकांश हम तुम चोरी से और बंधे एक डोरी से हो गए। अब क्या होगा, अब एकांश के सस्टेन कर पाएगा अपने उस लेवल को? बताओ, नहीं पता। अरे एकांश जो है प्रेम के झूले में झूला झूल रहा है, अब 12th कैसे निकलेगी बताओ? तो हो गए सारे प्रोडिक्शन खराब आपके, हुए ना सारे प्रोडिक्शन खराब। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन।
बता दीजिए, फिर बता दीजिए हमको एक बार फोन करके। दिक्कत तो जो होनी है वो तो हो ही रही है कि मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, मेरे हाथ में है ही नहीं। अरे सर क्या ऑप्शन है बताइए, मतलब मैं वेबसाइट से जाके कुछ काम, तो अगर आपको वो जरूरत है वो भी करके देख लीजिए, नहीं तो क्या करूँ। अगर ऐसे है तो नहीं तो बता दीजिए हमको, मैं क्या करूँ, जितना झेल रहे हैं और झेलेंगे थोड़ा सा। आगे देखेंगे जरा एक और चीज यहाँ पर, एक मिनट जरा सा, जस्ट गो थ्रू दिस, आई हैव टू मेक वन इम्पोर्टेंट। तो अब आपने देखा आपके सामने जो डॉक्यूमेंट शेयर किया, एज पर दैट डॉक्यूमेंट जो कि एनसीईआरटी का डॉक्यूमेंट है, और एक, क्योंकि आप नहीं आए तो मैं बोल रहा हूँ, आपने देखा होगा जो आपका टर्म 1 का पेपर आया था, सारा का सारा एनसीईआरटी दाएं बाएं सब वहीं से निकल कर आता है। तो वी आर नॉट टेकिंग एनी रिस्क। इशू ऑफ डिवेंचर भी हमने एनसीईआरटी की सारी थ्योरी करी थी, एंड आई एडवाइज यू कि एनसीईआरटी के इलस्ट्रेशन जरूर कर लें। इट इज वेरी इजी टू डाउनलोड एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, बहुत आराम से हो सकता है। अब आपके सामने आया रेशो एनालिसिस, जिसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। अब रेशो एनालिसिस जो है वो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आगे चलते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये आपके सिलेबस में आएगा, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने ये नहीं क्लासिफिकेशन दिया, कैश बेसिस पर कैश फ्लो स्टेटमेंट और वर्किंग कैपिटल बेसिस पर फंड फ्लो स्टेटमेंट्स। लेकिन ये जो चीजें होती हैं ये आपका बेसिकली जब आप सीनियर क्लासेस में जाते हैं तो काम आएगा। तो ये बोल रहे हैं कि इस चैप्टर में हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट और ट्रेंड एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे। मैं फिर बोल चुका हूँ, ट्रेंड एनालिसिस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, ठीक है। हमें क्या पढ़ना है अभी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट पढ़ना है और कॉमन साइज स्टेटमेंट पढ़ना है। तो चलिए अब जरा एनसीईआरटी को लेकर चलते हैं और उसके इलस्ट्रेशन देखना शुरू करते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है और कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है, ये देख रहे हैं आपके सामने। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। बट बिफोर आई स्टार्ट टीचिंग यू कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ये आपको रिवाइज कराना है, पढ़ा तो पहले भी चुके हैं। अब आप देखिएगा, मैं आपके सामने एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, दिख रहा है कुछ और चीज आई है आपके सामने, देखिए जरा, ये वही चल रहा है। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया ना। अच्छा, जरा इसके अंदर देखते हैं हम कि यहाँ हमने देखा था ना कि बैलेंस शीट का फॉर्मेट, इक्विटी, लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, ऐसा चलता था ना हमारा। और इसी के साथ साथ मैंने आपको बताया था चैप्टर 1 में देयर इज व्हाट, इनकम स्टेटमेंट, याद है किसी को, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अभी मैं स्क्रीन चला रहा हूँ, आपको दिखेगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वेयर इज दैट, नो इट इज नॉट हियर, यहाँ आएगा थोड़ा सा, ये आ गया आपके पास, याद आ रहा है कुछ ऐसा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जिसके अंदर क्या आता था, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, याद करो, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस में क्या आते थे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, याद है किसी को। अब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस भाई याद करो, रेशियो एनालिसिस के टाइम पे भी पढ़ा था, चैप्टर 1 में ही पढ़ा था। दिस इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्री, किस किस की, फिनिश गुड्स की, वर्क इन प्रोग्रेस की, स्टॉक इन ट्रेड की, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कहा था मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों होते हैं। फाइनेंस कॉस्ट, मुझे नहीं पता बेटा तुम सुहानी कितना रिकॉल कर पा रही हो। हाँ, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंसेस एंड टोटल एक्सपेंस। और आपको ध्यान होता था टोटल रेवेन्यू में से अगर मैं टोटल एक्सपेंस माइनस करता था तो क्या आता था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ये जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना टीएस ग्रेवाल में, उसमें यहाँ तक दे रखा है सर, यहाँ तक जो मैंने लाइन खींची है, याद है ना, यहीं तक तो दे रखा है। इसको क्या करते थे वो, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस माइनस करते थे, बोलते थे प्रॉफिट बिफोर टैक्स, एंड देन दे डिडक्टेड टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स खत्म हो जाता था। मतलब ये वाला जो पोर्शन था ये आपको नहीं दिया गया वहां पर, इतने की जरूरत ही नहीं होती, हमारे क्वेश्चन यहीं से हो जाते हैं, ठीक है जी। तो मैंने आपको एक फॉर्मेट याद दिला दिया। अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अगर मुझे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है तो कौन कौन से आइटम को मैं मिला के कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट कर सकता हूं, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, बताइए तो जरा, कोई मुझे बोलिए, ऑनलाइन ऑफलाइन वाले बोलिए, कोई ऑनलाइन वाली सुहानी बता सकती है मुझे कि कौन कौन से आइटम में जोड़ूंगा जो मेरा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बन जाए, बता दो जरा बच्चे। कैन आई इंक्लूड कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, बिल्कुल ठीक है जी। कैन आई इंक्लूड परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, बिल्कुल ठीक है जी। कैन आई इंक्लूड चेंज इन इन्वेंट्रीज, यस, ये सारा हम जोड़ सकते हैं, है ना, ये भी जुड़ जाता है। अच्छा एक बात बताइए,
चेंज इन इन्वेंट्री पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होती है। अगर एक्सेस ऑफ ओपनिंग ओवर क्लोजिंग हो जाए तो क्या करते थे, प्लस करते थे, यानी कि प्लस करते थे ना, और ओपनिंग ज्यादा क्लोजिंग कम तो वो डिक्रीज इन इन्वेंट्री होता था तो प्लस करते थे। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग ओवर ओपनिंग होता तो क्या करते थे, माइनस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री को हम क्या करते थे, माइनस। सभी रिकॉल कर पा रहे होंगे, ये वही स्टेज है। अच्छा, अगर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस डायरेक्ट होगा तो इंक्लूड करेंगे, नहीं तो नहीं इंक्लूड करेंगे। फाइनेंस कॉस्ट तो वैसे ही नहीं इंक्लूड करते। डिप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन ऑपरेटिंग होता है, इसे भी नहीं इंक्लूड करते हैं। अदर एक्सपेंसेस अगर डायरेक्ट होगा तो इंक्लूड करेंगे, है ना, और खत्म। तो ये स्ट्रक्चर है, इसकी अभी जरूरत पड़ने वाली है इस चैप्टर में हम लोग, इज दैट ओके? इसकी जरूरत पड़ेगी। तो चलो, ये तो हमने देख लिया। अब बहुत जल्दी से एक बार बैलेंस शीट की भी दर्शन कर लेते हैं। अभी देखा था ऊपर बैलेंस शीट हम लोगों ने, ये रहा बैलेंस शीट, देखिए क्या दिख रहा है। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, इट वाज नॉट इन योर सिलेबस। शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इट वाज नॉट इन योर सिलेबस। याद आ रहा है सब कुछ? बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर चैप्टर 1 में पढ़ा था। नॉन करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज दिख रहा है? हाँ जी। तो ये बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर देखिए आप ध्यान से, इसी का हम इस्तेमाल करेंगे दोबारा से। ओके, वो तो आज सुबह और शाम को जा रहा है। लेकिन अभी ये भी नहीं पता ना कि अपना कल खुलेगा। नहीं, बुलाने को तो मैं बुला लूँ, मतलब बेसिकली मैं उसी 5 को बुला रहा था, अपनी ग्रेड बता रहा था, तो मेरी ग्रेड जस्ट हुई, यहाँ पे चल पड़े, सब कुछ मैंने कर दिया। लेकिन अब हमारे पास ये छोटी नहीं कि वो सब खुलेगा, और वो बंदा कहे कि मैं वापस जाना सीधा, तो आ जाए, पर काम ना हो तो हमारा नहीं। टिकट टिकट तो 5 तारीख है ना, कल कल की टिकट है उसकी। कल उसने आना है 5 तारीख को शाम को, यहाँ पहुंचना 6 को उसमें शाम को निकलना है। इस तरह से प्लान किया था। ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो दिख रहा है, 3-4 दिन से मैं वही देख रहा हूँ, साइड साइड। ठीक है, ठीक है। आज भी डिस्कशन हुआ था डीएम का उसमें, लेकिन आज पूरे रिजल्ट नहीं मिला। ठीक, ठीक है। थैंक तो उसने भी वही है कि बैकडोर से भी कोई चांस बन नहीं रहा, मैंने पूछ लिया इससे भी। उसने कहा कि कल फैसला हो जाएगा, लेकिन कल तो पता नहीं फैसला होता नहीं होता, नहीं कुछ नहीं पता। आप ऐसे ना सुनो, मैं तो अभी नहीं, मैं अभी बिल्कुल बैक टू बैक आउट रही थी क्लासेस में। आप सर को एक बार बात करके बता दीजिएगा कि सर की सिचुएशन है, अगर आपको मन करता है आने का तो आ जाए, अगर आपको कैंसिल करना तो करिए, दैट्स टोटली योर चॉइस, है ना, आपकी मर्जी है। अगर आप आ जाती हैं तो भाई घर ही में रहेंगे, बाहर तो भेज ही देते हैं आपको, है ना। और अगर अगर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं कि कब निकलेगा, हमारे को पता भी नहीं कब निकलता है इसका फैसला। निकले तो कल निकल जाए, 2 दिन निकले, 10 दिन निकले, नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है, बता दो।
चलिए शुरू करें इसको। मेरी आवाज सुनाई दे रही है भाई सबको? अभी उधर ऑनलाइन में कोई जवाब देगा Yes, प्लीज? ठीक है जी। अब आप देख रहे हैं कि फिक्स एसेट्स के अंदर टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल, वर्क इन प्रोग्रेस, ये सारा का सारा स्ट्रक्चर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। ठीक है, मैं क्यों रिकॉल करा रहा हूँ? क्योंकि जब हम इस क्वेश्चन को करना शुरू करेंगे हमें यहाँ पर इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। चलिए इससे हटकर अब आ जाते हैं हम अपने चैप्टर पे दोबारा से, क्योंकि हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ टोपी इधर से उधर फहरानी है। अच्छा, जरा एक चीज ध्यान दीजिए कि जब भी आपके पास क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो उसके अंदर पता क्या चीज होती है? जनरली यू हैव बीन प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन 31 मार्च 2021, यहां दे रखा होता है 31 मार्च 2020 यहां दे रखा होता है। ठीक है, इस तरह से इंफॉर्मेशन होती है। दिस इज नोन एज करंट ईयर अगर मैं बोलूं तो, एंड दिस इज नोन एज प्रीवियस ईयर अगर मैं ऐसा बोलता हूँ, ऐसे करके और ऐसा करके। अब तो हम ये भी ले सकते हैं ना, क्योंकि मार्च भी आ जाएगा कुछ दिनों में। करंट ईयर में 2022 बोल दूं और 21 बोल दूं मैं प्रीवियस ईयर। ठीक है जी। लेकिन जब आप ये बनाते हैं, स्टेटमेंट बनाते हैं यहाँ पर, तो आपको क्या करना पड़ता है? पहले इसको रखना पड़ता है, फिर इसको रखना पड़ता है। इसीलिए व्हेनेवर यू सी अ क्वेश्चन पेपर, आप पहले एरो ऐसा लगा देंगे क्वेश्चन पेपर में। वरना पता क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, पहले 22 की फिगर लिखते हैं, फिर 21 की लिखते हैं, सब कुछ नेगेटिव आने लग जाता है, विच इज नॉट गुड। अच्छा, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में इंफॉर्मेशन ऐसे है 31 मार्च 2021 यहाँ है, 31 मार्च 2022 है, तो आप एरो ऐसा लगाएंगे, इसका मतलब ठीक चल रहा है मामला। ठीक है, तो जब भी हम क्वेश्चन करेंगे तो दिखेगा इस तरह का पैटर्न आपको। एनसीईआरटी में दिखेगा, टीएस ग्रेवाल में दिखेगा, हो सकता ना भी दिखे, बट यू हैव टू मेक योर माइंड वेरी क्लियर कि अगर ऐसा आ जाए तो आप सबसे पहले क्वेश्चन पेपर में पेंसिल से एरो ऐसा या ऐसा लगा देंगे, सो दैट आपका जो आंसर है वो प्रॉपर फ्लो में चले और आपका आंसर नेगेटिव ना आए। आइए देखते हैं स्क्रीन पर। तो अब आपके सामने दिख रहा है कि ये है आपका कंपेरेटिव स्टेटमेंट का फॉर्मेट। पर्टिकुलर है, फर्स्ट ईयर को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ईयर को प्रीवियस ईयर बोलते हैं। सेकंड ईयर को क्या बोलते हैं हम लोग? करंट ईयर बोलते हैं। एब्सोल्यूट चेंज जो है लिखा ना, एब्सोल्यूट इंक्रीज या डिक्रीज, ये कैसे निकलता है? करंट ईयर की इंफॉर्मेशन में से प्रीवियस ईयर को अगर मैं माइनस कर देता हूं तो मेरे पास क्या निकल आता है? एब्सोल्यूट चेंज निकल आता है। अभी क्वेश्चन करके देखेंगे। अच्छा, ये परसेंटेज कैसे निकलती है जानते हैं? ये जो नंबर 4 निकला है, नंबर 4 वाला आइटम, नंबर 4 वाला आइटम डिवाइडेड बाय नंबर 2 वाला आइटम इंटू 100 करना है। इसका मतलब 50% नहीं है, ये है कॉलम नंबर 4 डिवाइडेड बाय कॉलम नंबर 2 इंटू 100 करेंगे, देन यू विल गेट योर परसेंटेज। देखो बेटा, ये पर्टिकुलर कॉलम नंबर 1 है, फर्स्ट ईयर कॉलम नंबर 2 है, सेकंड ईयर कॉलम नंबर 3 है। तो जो 4 निकला कैसे? 3 नंबर कॉलम से 2 नंबर कॉलम माइनस किया, तब जाके हमारे पास ये फिगर आई है। और ये जो 5 नंबर कॉलम क्या है? ये ऊपर वाला है जो मैं दिखा रहा हूं आपको। कॉलम नंबर कौन सा? कॉलम नंबर 4 को डिवाइड करते हैं हम लोग प्रीवियस ईयर से। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगी आपके पास। देखिए इस तरह से, ये आपके पास इंफॉर्मेशन आ गई है, दिख रहा है सबके आपके सामने इंफॉर्मेशन? एनसीईआरटी की दिख रही है इंफॉर्मेशन? देखिए जल्दी से। यस, यू हैव रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यू हैव अदर इनकम, देखो प्लेस कर दिया। अच्छा, ये मैं बता रहा हूं आपको कि आपके पास जो इंफॉर्मेशन अब क्या है, ये पहले 15 16 है और फिर 16 17 है, तो मैं एरो कैसा लगाऊंगा? देखो ऐसे, दिख रहा है स्क्रीन पर कैसे एरो लगाया मैंने? 15 16 और 16 17 ऐसे एरो लगाया। अच्छा, इसका मतलब ये होगा कि पहले आपको 15 16 लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है? 16 17 दिख रहा है। पर्टिकुलर 15 16 16 17 एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। उठा लीजिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 60 लाख 75 लाख, कितना डिफरेंस आया? 15 लाख आया। हाउ आई हैव कैलकुलेटेड दिस 25%? कैसे निकाला ये? 15 लाख को डिवाइड कर दिया किससे? 60 लाख से, और इनटू क्या कर दिया हम लोगों ने? 100 कर दिया, दैट इज देयर। ऐसे निकल गया आंसर। ठीक है जी। तो चलिए देखें जरा, इसी तरह से आपने एक आइटम उठाया क्या? अदर इनकम। देख रहे हैं अदर इनकम। अदर इनकम कितनी है आपके पास? करंट ईयर की इनकम कितनी है आपके पास? 150, यू प्लेस 150। प्रीवियस ईयर की इनकम कितनी है? 120। ठीक है जी। क्या डिफरेंस कितना है बताइए? व्हाट इज योर डिफरेंस? 30,000। ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है बताइए? कैसे पॉजिटिव हुआ भाई? 120 में से 150 माइनस करूंगा तो क्या निकल कर आएगा? तो दिस शुड बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होना चाहिए था ना। अगर कोई फिगर नेगेटिव होगी तो उसे ब्रैकेट में रखेंगे। इज इट क्लियर? स्वानी पता चल रहा है? 1,20,000 में से 1,50,000 माइनस करा हम लोगों ने, एंड दिस 20 इज ऑल्सो इन नेगेटिव। तो कभी एग्जाम में आंसर में कभी कोई चीज नेगेटिव आ जाए तो क्या कर देंगे? उसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे। ठीक है त्रिपाठी, आगे चलते हैं। टोटल रेवेन्यू निकाल दिया अब आपने, 1 और 2 का टोटल करके 61 50 76 1470 आ गया। ये 1470 डिवाइडेड बाय 61,50,000, यू विल गेट 23.90%।
इसी तरह से अब एक्सपेंसेस आ गए। एक्सपेंस में सिर्फ एक ही एक्सपेंस है, कितना 44 लाख 50 लाख 60,000, 660 आ गया। 660 डिवाइडेड में क्या कर दूंगा मैं 44, तो आई गेट 15%। ऐसा करना है। तो अब एकांश बोले या अमान बोलूं या प्रशांत बोले, सब लोग अपना कैलकुलेटर तैयार रखेंगे, है ना। और एग्जाम में क्या पहन के जाएंगे, कैलकुलेटर वाली घड़ी पहन के जाएंगे, जिससे क्या होगा, आप एग्जाम से बाहर हो जाएंगे। कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए। तो क्या होगा, त्रिपाठी की तो हो रही होगी शादी, और एकांश कर रहा होगा 12th पास। ठीक है, समझे या नहीं समझे, है ना। आई एम रियली सॉरी यार, सॉरी, ऐसे पहली बार। पहली बार आई एंड दिस इज गोइंग टू हैपन, हमारा क्लास में कभी होता नहीं है। यू नो वन वेरी इंपॉर्टेंट लीगल वर्क इज पेंडिंग, और वो स्ट्राइक वगैरह चल रही है नोएडा में इस तरफ, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दैट सम पर्सन इज सपोज्ड टू कम फ्रॉम सिकंदराबाद हियर, so I'm in contact with that person. That person is now going to cancel his flights, and then this terrible and difficult task. चलिए, जैसा भी हुआ, तो आपने देखा कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो बनाना क्या है, कि एक आइसक्रीम का कप लिया, खोला ढक्कन और खाना शुरू कर दिया। क्या किया, प्रीवियस ईयर रखा कर। अच्छा, पता बड़ी मजेदार चीज होती है, ध्यान से समझना, कि कभी ये क्वेश्चन आ जाए और कैलकुलेशन मुश्किल हो जाए। ये क्वेश्चन आता है 4 नंबर का, ठीक, आपको लगता है यार 4 नंबर तो मिल ही गए, क्या करना है, प्रीवियस ईयर रखना है, करंट ईयर रखना है, प्रीवियस मतलब करंट ईयर में से प्रीवियस माइनस करके एब्सोल्यूट निकाल देना, पॉजिटिव नेगेटिव आएगा, और फिर क्या करना है, एब्सोल्यूट को डिवाइड कर देना प्रीवियस ईयर से, एंड यू विल गेट परसेंटेजेस। तो ऐसे में बच्चे क्या करते हैं पता है, वो अंदर से थोड़ा सा ना बिल्कुल मतलब करेजियस और बड़ा एंथुसियास्टिक फील करते हैं, चलो निकालते हैं परसेंटेज।
और कई बार परसेंटेज मुश्किल आ जाती है। मेरे स्कूल का, मैं एक बहुत छोटे से स्कूल में पढ़ाता हूँ, नोएडा का, एमिटी इंटरनेशनल है। और हंस रहा है? हाँ, अच्छा ठीक है चलो। मतलब 2012 की बात है। उस बैच में एक ही क्लास से करीब करीब 14 स्टूडेंट एसआरसीसी गए थे। इतना शानदार बैच था वो। एक क्लास थी 32 स्टूडेंट्स की, 14 बच्चे उसके एसआरसीसी में गए थे बीकॉम ऑनर्स करने के लिए, और करीब करीब 5 बच्चे गए थे सुखदेव कॉलेज में। इतना शानदार बैच था। उस बैच में जो टॉपर लड़का था, मैंने पहले भी कहानी सुनाई थी, उसके पास क्वेश्चन आया एग्जाम में 4 नंबर का, कॉमन साइज स्टेटमेंट का, वो भी एक ही साल का, कैलकुलेशन मुश्किल। लड़के ने कहा सर 4 नंबर तो फ्री के थे। मैंने कहा ले लूं, और उसको करते करते लगे उसके 20 मिनट। और जो जब पूरे 80 मार्क्स का पेपर होता है ना, 60 और 20 की वेट, 20 मार्क्स होती है थर्ड बुक का, 20 मार्क्स जो होता है आपको वो मुश्किल से आधे घंटे में पूरा करना पड़ता है, उसके लग गए 45 से ज्यादा मिनट। मॉडल डाउन हो गया एंड ही गॉट 95 ओनली। टॉपर नहीं बना वो स्कूल का। बाद में वो एसआरसीसी का टॉपर बना, तो दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। तो अगर एकांश सोचे क्या सर 12th के टॉपर नहीं बने, एसआरसीसी का बन जाऊंगा, सॉरी। ये दिमाग में मत डालना बात, नहीं करना है ऐसा, ठीक है? अभी बनना है तो अभी बनना है, इसीलिए लालच में मत आना। क्योंकि आपके क्लास में कुछ 2-3 बेवकूफ लोग होंगे जो कैलकुलेशन बैठ के तैयार होंगे, तो भाई किस काम आएंगे फिर वो? नकल ना मारना फिर 5 साल के लिए बाहर। तो देखिए, यू राइट प्रीवियस ईयर, यू राइट करंट ईयर, यू राइट एब्सोल्यूट चेंज, और परसेंटेज छोड़ दो, छोड़ दो परसेंटेज, बाद में कर लेना। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, अगर आप प्रीवियस ईयर करंट ईयर लिख लेते हैं और एब्सोल्यूट चेंज लिख देते, परसेंटेज नहीं डालते, आउट ऑफ 4 हाउ मच मार्क यू विल गेट? हाँ, 3। हानि की खाला बांट रही है ना पैसे, 3। अभी एक मिलेगा या आधा मिलेगा? वाह, क्या मतलब। ठीक है भाई, एम फॉर हाई। बच्ची कहती है यहाँ पर 4 में से 3 मिलेंगे, है ना? बर्थडे के रिटर्न गिफ्ट मिल रहे हैं हमें, नहीं मिलेंगे 3 आपको, यू विल गेट ओनली 1 मार्क। तो भाई कम से कम एक तो मिलेगा, बाद में कैलकुलेशन कर लेना, ठीक है? लेकिन डोंट वेस्ट योर टाइम इन डिफिकल्ट कैलकुलेशंस, क्योंकि गुणा करना तो हमें बड़ा आसान लगता है, बचपन से तो वही कर रहे हैं हम लोग, कहते हैं चलो कर लें। और एक और चीज है, अगर टाइम कम है आपके पास तो ये मत करना 46.29, डोंट डू दैट। 46.2 लिख के आ जाइए, कोई परेशानी नहीं है, चलेगा। लेकिन 46.29 है और आप सिर्फ 46 लिख के आते, वो गलत हो जाएगा, फिर उसमें आपको मार्क्स नहीं मिलना। इन चीजों का ध्यान रखेंगे और थोड़ा कॉशियस रहेंगे। हालांकि हमारी प्रैक्टिस ऐसी होती है कि हमें परेशानी नहीं होने वाली है, बट स्टिल यू हैव टू बी केयरफुल। तो आपने देख लिया प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकला है। कैसे निकला प्रॉफिट बिफोर टैक्स? प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकला, अगर मैं आपकी स्क्रीन पर देखूं तो हाउ यू आर एबल टू कैलकुलेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखिए कैसे निकला आपका ये सब चीजें हटा दी मैंने। देख रहे हैं एनसीईआरटी ने डार्क कर रखा है कुछ पोर्शंस को। ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सारा का सारा पोर्शन जो है ये क्या है, टोटल रेवेन्यू। इसमें से क्या माइनस कर दिया, टोटल एक्सपेंसेस। तो आपके पास क्या निकल आया, प्रॉफिट बिफोर, ये ऊपर वाले में से ये ये वाला जोड़ा, ये वाला जोड़ा, तो क्या निकल आया, टोटल रेवेन्यू। उसमें से एक्सपेंस माइनस कर दिया तो क्या निकल आया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और टैक्स का रेट दे रखा है, दिख रहा है ऊपर, टैक्स का रेट 35% दे रखा है और 40% दे रखा है। तो 17,50,000 का 35% आ जाएगा 612, और उसका 40% आ जाएगा 10,24,000। 1137, 1536, 398, 30.53। क्या चाहते हैं यार ये लोग? ऐसा करके आपका क्वेश्चन हो गया। ये 4 नंबर का क्वेश्चन होता है। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। देखो स्ट्रक्चर तो वही है जो हमने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सीखा था, बस उसी के अंदर आपको क्या करने होते हैं, आइटम प्लेस करने होते हैं। थोड़ा आगे चलें जरा, लेट्स मूव फर्दर। लिखता है फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ मधु कंपनी लिमिटेड। फिर देखिए आपके पास 2015-16 दे रखा है, 2016-17। तो आपको एरो कैसे लगाना है, ऐसे लगाना है एरो, है ना? अगर 16-17 पहले होता, 15-16 बाद में होता, तो एरो क्या होता, राइट टू लेफ्ट होता। नाइस। अच्छा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस भी है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी है, अदर एक्सपेंस भी, टैक्स रेट 40% है। अब पता क्या हुआ, एक साल ना बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया, बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन जैसे आपके सामने सोल्यूशन है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी आ गया, लेस एक्सपेंस भी आ गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस भी आ गया, अदर एक्सपेंसेस भी आ गया, ठीक है? देख रहे हैं? तो क्या हुआ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 16 लाख रुपए का, 20 लाख रुपए का, यू गॉट 44 लाख रुपीज फिगर। 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 कर दिया तो 25% भी आ गया। अब एक्सपेंस में क्या क्या आया, एम्प्लॉय बेनिफिट आया, अदर एक्सपेंस आया, आया ना? दिख रहा है भाई? अच्छा ये देखिए आप, ये 8 और 2 कितना होता है 10, और ये 10 और 1 कितना होता है 11। तो अब क्या हुआ, 16 लाख में से अगर मैं 10 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 6 लाख आएगा। ये जो है ना, जैसे एनसीईआरटी ने सॉल्व कर, ऐसे नहीं सॉल्व करना आपको। कैसे सॉल्व कर रहा है जरा मैं सामने करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक है? क्योंकि जब ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया एक बार,
बच्चों के मैक्सिमम 99% बच्चों के एक एक नंबर कटे थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसको कैसे शो करना है, दैट आई एम गोइंग टू शो यू हियर, ताकि आपके नंबर ना कटे। देखिए कैसे करते हैं इसको, आई जस्ट शो यू हियर। आपको उसका ध्यान रखना है बस, बाकी कोई परेशानी नहीं। बोर्ड दिख रहा है अभी सभी को, ऑनलाइन वालों को बोर्ड दिख रहा है, बोर्ड इज विजिबल और नॉट? ठीक है, दिख रहा है, चलिए देखिए। तो ये मेरे पास है पर्टिकुलर्स, दिस इज पर्टिकुलर्स ऐसा, दिस इज प्रीवियस ईयर। क्या है प्रीवियस ईयर? मेरे पास इंफॉर्मेशन, अच्छा स्क्रीन पे लिखनी पड़ेगी मुझे तो, अदरवाइज वो गुम हो जाएगी। हाँ जी, अब आए मेरे पास 2015-16 है, 2015-16 है ऐसा। दिस इज करंट ईयर, दिस इज 2016-17, ये करंट ईयर, एंड दिस इज व्हाट एब्सोल्यूट चेंज, एंड दिस इज व्हाट परसेंटेज चेंज। ये हमारा फॉर्मेट है, और प्रॉपर फॉर्मेट बना के चलेंगे। ऊपर लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कैसे लिखेंगे ऊपर? कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ जो भी है फॉर द ईयर एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग, कौन सा वाला? या फॉर द ईयर्स 2015-16 एंड 2016-17, ऐसा लिखेंगे आप। मतलब पूरा फॉर्मेट बना के करेंगे पहले काम। लिख लो लिख लो, ठीक है जी, ऐसा करना है आप लोगों ने। अब मुझे बताइए आपके पास कितना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन? फर्स्ट आइटम क्या? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैं लेके चल रहा हूँ। प्रीवियस ईयर की फिगर है 16 लाख रुपया, और अगले साल की फिगर कितनी है आपके पास? 20 लाख रुपीस। और ये जो है एब्सोल्यूट चेंज कितने का आ गया? 4 लाख का एब्सोल्यूट चेंज आ गया जी। 4 डिवाइडेड बाय 16 कितना होता है? 4 लाख डिवाइडेड बाय 16 लाख इंटू 100 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 25। ये परसेंटेज में लिख दिया हमने, ये काम हो गया। अब क्या करना है? एक लाइन डाल देनी है, ऐसे ऐसे एक लाइन डाल देनी है, ऐसे एक लाइन डाल देनी है, उसको डबल लाइन से नीचे, और यहां लिख देना है क्या? टोटल रेवेन्यू, ऐसा करके। यही 16 लाख लिख देना है, यही 20 लाख लिख देना है, यही 4 लाख लिख देना है, और यही 25% लिख देना है। आप बोलेंगे कि मजाक कर रहे हो? बिल्कुल मजाक कर रहा हूं, ऐसे ही करना है। क्यों करना है? क्योंकि एक साल बोर्ड के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया था और बच्चों के नंबर कटे थे। क्यों बताए थे? मैं बताऊंगा रीजन अभी आपको। अब ये हो गया आपके पास, देन यू विल राइट एक्सपेंसेस, यू विल राइट एक्सपेंसेस। तो आपके क्वेश्चन में जो एक्सपेंसेस दे रखे हैं वो है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस 1 है, और एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस कितने का है? 8 लाख रुपीस का यहाँ पर है, और उस अगले साल में कितने का? 10 लाख रुपए का है। मैं बता दूंगा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट है, ये 2 लाख रुपए का चेंज हो गया। उसके बाद आपके पास एक और एक्सपेंस है, अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस कितने के हैं आपके पास? 2 लाख रुपए का, और कितने का है? 1 लाख रुपए का, ऐसा करके हो गया अदर एक्सपेंसेस। और ये वैल्यू कितनी होगी? 1 लाख के माइनस हो गई, ठीक है। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, इसको भी अंडरलाइन कर देंगे ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और यहां लिख देंगे हम लोग क्या? टोटल एक्सपेंसेस। टोटल जरूर करना है आपको, वरना अननेसेसरी एक नंबर कटेगा आपका। नाउ व्हाट इज द टोटल? 10 लाख। व्हाट इज द टोटल? 11 लाख। व्हाट इज द वैल्यू? 1 लाख, ठीक है। अब 2 डिवाइडेड बाई 8 कितना परसेंट बनता है जी? 25% बनता है। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख कितना बनता है? 50% बनता है, बट यू विल पुट दैट इन ब्रैकेट। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना बनता है जी? 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख कितना बनता है? 50%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख, देख रहे हैं ना? हाँ सॉरी, 10% बनता है, 10%। आपकी किताब में दे नहीं रखा है वाला पार्ट, अगर मैं आपको शीट चलाऊंगा ना, नहीं दे रखा, लेकिन करना है आपको। अगर 2 आइटम आ जाए टोटल बनाना है उसका। और रेवेन्यू के केस में अगर रेवेन्यू सिंपल है तो भी टोटल लिखना उसका। इसके बाद आपके पास क्या आ गया? अब आप देखिएगा, टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंसेस माइनस करता हूं तो क्या आएगा मेरे पास? बताइए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आई राइट कितना? 16 माइनस 10 कितना होगा? 6 लाख। और ये कितना हो जाएगा? 20 कितना हो जाएगा? 9 लाख। और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 लाख हो जाएगा। 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख कितना बनता है? 50% बनता है। यू हैव टू राइट दिस, ठीक है। इसके बाद माइनस करना है आपको टैक्स। 50% टैक्स बोला ना क्वेश्चन में? 50% टैक्स नहीं, कितना परसेंट टैक्स बोला था? जरा देखो एक बार, व्हाट इज द टैक्स? पहले वाले का कितना है? तो 40% है। पहले वाले का 40% से 240 हो जाएगा। दूसरे वाले का कितना था?
40% है 360, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 80,000 आ जाएगी। अंडरलाइन कर दिया और यू विल कैलकुलेट दिस। तो दिस इज व्हाट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बन गया ना, ये दिस इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड व्हाट इज योर वैल्यू 0000 आ गया, 6 आ गया एंड आपका आंसर आ जाएगा 360 यहाँ पर, और ये 9 में से 3 चला गया तो कितना बचता है 5,40,000 यहाँ पर आ जाएगा एंड दिस वैल्यू इज दिस वैल्यू इज 3 लाख माइनस, सॉरी ये वैल्यू 120 आती है, दिस इज 120 और 3 चल हाँ 120 चला गया तो कितना बचता है आपके पास 180, दिस इज 180, यू विल गेट 180। और अब ये वैल्यू कितना परसेंट आई है आपके पास, दिस वैल्यू 160 160 50% है बेटा, ये वाली वैल्यू, ये 50% है, ये वाली वैल्यू भी 50% है। इस तरह से आंसर कंप्लीट बनेगा। तो एक साल पता क्या हुआ था कि बोर्ड वाले ने क्या करा कि इसके एक नंबर रखे, इसके एक नंबर रखे, इतने हिस्से के एक नंबर रखे और इतने हिस्से के एक नंबर रखे, ऐसा करा। मतलब अब मैं कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि देखा जाए तो यहां अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है तो टोटल लिखने की जरूरत ही नहीं है, इट इज द सेम थिंग। लेकिन बोर्ड ने इसके अननेसेसरी एक नंबर डाल रखे थे, तो हम लोगों ने क्या किया, जिन बच्चों ने ये किया ये सब कुछ किया, हमने उनको 4 में से 3 नंबर दिए, नहीं दिए हमने नंबर उनको। क्या कर सकते हैं, वी हैव टू बी वेरी स्ट्रिक्ट टुवर्ड द मार्किंग स्कीम, हमें उसके हिसाब से काम करना पड़ता था। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि कभी भी अगर 2 फिगर आ जाए तो उसका टोटल करके रखिए, और रेवेन्यू के केस में अगर टोटल रेवेन्यू नहीं भी लिखा तो टोटल रेवेन्यू बनाइए, इसका ध्यान रखना है। भाई एक लाइन एक्स्ट्रा ही तो पड़ेगी ना, अगर मार्किंग स्कीम में इसका एक नंबर हुआ और इसका एक नंबर हुआ, इसका एक नंबर हुआ और इसका एक नंबर हुआ, तो ये तो पूरा मिलेगा, ये पूरा मिलेगा, पूरा मिलेगा, यू विल गेट 4 आउट ऑफ 4, ये तो होगा ना। लेकिन अगर इसका बोर्ड की मार्किंग स्कीम में नंबर पड़ गया और आपने सिर्फ 3 चीज लिखी तो आपको 3 ही मिलेंगे ना। तो एज अ प्रूडेंस प्रिंसिपल मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ, इसका ध्यान रखना है आप लोगों ने। आई होप दिस इज क्लियर, ऑनलाइन में क्लियर है भाई, बोलिए। अब आप अगर अपनी Yes, स्क्रीन देखते हैं, हाँ अगर आप अपनी स्क्रीन देखेंगे, स्क्रीन दिख रही है आपको, स्क्रीन में हटाऊं जरा, नहीं रुकिए, आपकी स्क्रीन पर चलते हैं जरा। आपकी स्क्रीन पर जो क्वेश्चन सॉल्व हो रखा है एनसीईआरटी में, ये ऐसा हो रखा है, देखिए कर रखा है, देखो दिख रहा है स्क्रीन पर क्वेश्चन। एनसीईआरटी में टोटल एक्सपेंसेस नहीं लिख रखा, नहीं लिखा हुआ ना, ना ही टोटल रेवेन्यू लिखा हुआ है, देख रहे हैं, दिख रहा है स्क्रीन पर। तो एनसीईआरटी ने ऐसा कर रखा है, तो सॉल्यूशन में हम ये लिबर्टी ले सकते हैं और हमें इसका ध्यान रखना है, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस थिंग। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से आपके नंबर कटें कभी भी इतने आसान चैप्टर में। सो आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड कैसे हमें इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट करना है, इज इट फाइन। चले आगे थोड़ा सा, और आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम चले आए किसकी तरफ, कंपैरेटिव बैलेंस शीट की तरफ। दिख रहा है, अभी बैलेंस शीट का स्ट्रक्चर देखा था हम लोगों ने। आपके पास इलस्ट्रेशन 3 है और क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है, 31 मार्च 16 और 31 मार्च 17 दे रखा है। अभी भी एरो कैसे चलेगा आपका, लेफ्ट से राइट चलेगा। लेकिन जब हम टीएस ग्रेवाल करेंगे तो एरो क्या चलता है, कई बार राइट से लेफ्ट की तरफ चलता है। भाई जो बोर्ड पे किया वो क्लियर है सभी को, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं मुझे, इज दैट ओके और नॉट। yes, sir. कोई ऐसा व्यक्ति जिसे नहीं समझ में आया हो बताइए, प्रशांत बोले, अमान बोले, मनित या सुहानी बोलिए, इज इट ओके। गौरी, यस सर। ठीक है। चलिए ये इलस्ट्रेशन 3 आपके सामने दिख रही होगी, इसमें कुछ नहीं है, सारी फिगर है, शेयर होल्डर्स फंड है, शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, ट्रेड पेबल है, नॉन करंट एसेट्स वगैरह सारी आइटम दिख रहे हैं आपके पास। तो कुछ नहीं करना है, इसे बिल्कुल एज इट इज छाप देना है। देखिए सॉल्यूशन में आपके सामने क्या हुआ, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज, ऊपर लिखा है रुपीज इन लाख। आप नहीं करेंगे ऐसा, आप तो 15 लाख पूरा लिखेंगे अंदर, 20 लाख पूरा लिखेंगे। एनसीईआरटी को तो स्पेस बचाना ना, इसलिए उन्होंने ऐसा करा है, आपको नहीं करना है, आपने मत लिखना ऊपर रेस। पता चला किसी वाइफ से लड़े हुए एग्जामिनर ने देख लिया, करा भी तो 15-20 लिख रहा है, वो ऊपर पड़ेगा नहीं, रुपीज लाख लिखा हुआ है, इसलिए अंदर पूरा पूरा लिखिए। करोड़ हो तो करोड़ भी लिख देना अंदर ही, क्योंकि आपकी आंसर शीट ना रेक्टेंगुलर शेप में होती है, इसलिए कोई परेशानी नहीं होती है। ठीक है जी, तो देखिए प्रीवियस ईयर का शेयर होल्डर क्या, शेयर कैपिटल और 5 नेगेटिव आ गया, रिजर्व सरप्लस पहले 4 था 3 था तो ब्रैकेट में आ गया 25 आ गया। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना आसान है, प्रीवियस ईयर रखो, करंट ईयर रखो, एब्सोल्यूट रखो और परसेंटेज रखो एंड यू विल गेट योर वैल्यूज, इजी जी। नीचे चलते हैं जरा, एसेट्स के अंदर भी वही सिलसिला है, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। समझ रहे हैं परसेंटेज चेंज कैसे निकलती है, 5 डिवाइडेड बाय 15,
इसी तरह से देखिए 6 9 कितना इंक्रीज हो गया 3, और 3 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख कितना परसेंट बनता है 50% बनता है ना। ऐसी इन्वेंट्री है 4 3 नेगेटिव में 1 डिवाइडेड बाय 4 25% नेगेटिव में आ जाएगा आपके पास। एंड दिस इज हाउ यू हैव टू मूव, इस तरह से आपका काम चलता है। देख लिया, क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। आज गया कोई। इज इट ओके? क्या डाउट है यहाँ पर? तो आपने देख लिया आपके सामने जो फिगर रखी थी, इस तरह से चीजें लेके चलती हैं। कॉमन साइज कैसे हैंडल होता है, कंपैरेटिव कैसे हैंडल होता है, ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, डिस्कस करके चल सकते हैं। बोलिए। और पहले भी डिस्कस कर चुके थे हम इन सब चीजों को, ठीक है। चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब हम लेके चलते हैं थोड़ा सा आगे एक और चीज को, और उससे मूव करते हैं। ये कंपैरेटिव बैलेंस शीट इसे में डिस्कस नहीं कर रहा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब आ जाते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट की तरफ, ठीक है। कृतज्ञ एक हमारा बहुत प्यारा सा बच्चा है, बिल्कुल गोल मटोल बच्चा, बहुत सुंदर बच्चा है कृतज्ञ, बहुत स्मार्ट। कृतज्ञ है वहां पर या नहीं है? यस सर। और कृतज्ञ जब देवानंद स्टाइल की टोपी लगा लेता है, आय हाय हाय क्या करता हूँ, कूद पड़ती है लड़कियां छतों से, ये हाल हो जाता है। कृतज्ञ भाई साहब को मिले कितने, 500 नंबर। भंडारा लग गया शहर में, ढोल बजने लगे, कृतज्ञ को 500 नंबर मिल गए। और त्रिपाठी जी गोरखपुर वाले, इनको कितने मिले? इनको मिले 400 नंबर, ठीक है जी। इनके घर में दिए हुए जल रहे हैं, उदास जगजीत सिंह की गजलें चल रही हैं। अब जी के क्या करेंगे, है? अच्छा ये बताइए, अपेरेंटली किसके नंबर ज्यादा है? कृतज्ञ के नंबर ज्यादा है, त्रिपाठी जी गोरखपुर वालों के नंबर ज्यादा है? 500 400 कृतज्ञ के। अपना शानदार बच्चा, है ना, मैचो मैन रैंडी सैवेज। एक होता था ना WWE का प्लेयर होता था मैचो मैन रैंडी सैवेज, वो वाला। लेकिन अब क्या हुआ, पता चला कृतज्ञ भाई साहब को 1000 में से 500 मिले थे, और त्रिपाठी बाबा को 500 में से 400 मिले थे। अब बताइए, अब मामला उल्टा। कृतज्ञ के घर में अब जी के क्या करेंगे, भाई साहब के यहाँ भंगड़ा बज रहा है, ठीक है। अरे ये क्या कर दिया हमने, बताओ तो जरा क्या कर दिया हमने ये। एंड देन वी मल्टीप्लाइड इट बाय 100, we multiplied it by 100 means we calculated percentage, मतलब whatever score you got we converted them into a common base percentage। तो भाई कॉमन साइज स्टेटमेंट में हम यही तो करेंगे। आप देखिए कि बोर्ड का रिजल्ट आता है 99.9%, एक स्टेप बाय स्टेप की लड़की आई 99.9% नंबर आए उसके, तो ट्विटर पे एक बंदा कहता है, अरे बहन इतने में तो हम 3 पास हो जाते, 33 होता है ना पास, 33 into 3 करे, जितना तो अकेले ले आई है इतने में तो हम 3 लोग पास हो जाते, करे कुछ हमारे लिए भी छोड़ देती। ऐसा चलता है। त्रिपाठी यही फीलिंग आती है ना टॉपर को देख के। ठीक है, तो चलो ठीक है। कॉमन साइज का मतलब है कि हम क्या करेंगे, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन वी कन्वर्ट देम इनटू विद रिस्पेक्ट टू वन आइटम, और फिर देखेंगे परसेंटेज क्या है, ठीक है। भाई मान लिया जाए कि जैसे त्रिपाठी, मान लो आपके फादर 6 फुट 2 इंच हैं, तो आपके परिवार में हाइट का पैरामीटर क्या 6 फुट 2 इंच है। अब जो भी बच्चा घर में बड़ा होता है 17-18 का, देखते हैं भाई क्या लंबाई है तुम्हारी, 5'9", तो बेकार है यार। आप जानते हैं हॉलैंड, हॉलैंड सुना होगा ना, हॉलैंड डच जिनको बोलते हैं, हॉलैंड में अगर कोई बच्चा 17 साल की उम्र तक 6 फुट क्रॉस नहीं करता है, तो कम्युनिटी हेल्थ वाले उसके घर में सर्वे करने पहुंच जाते हैं कि क्या गड़बड़ होगी इसके परिवार में। सोच ऐसा क्यों होता होगा, क्यों? क्योंकि वहां की एवरेज हाइट ही 6 फुट है, 6'1" 6'2" एवरेज हाइट है। हॉलैंड डच लोग बड़े ऊंचे होते हैं, लंबे लंबे से, ठीक है। तो वो देखते हैं कि क्या गड़बड़ होगी इस परिवार में कि इनका लड़का लंबा नहीं हो पाया, ठीक है। और फिर कुछ नट बोल्ट टाइट करने होते हैं, करते होंगे उनके परिवार के, या उनका अगले बच्चों को कहते हैं चलो भाई कम्युनिटी सर्विस में ले चलो, इसे अपने पास रख लेते हैं, तुमसे ना हो पाएगा, ठीक है, हम पालेंगे इस बच्चे को। ऐसा मतलब पैरामीटर बन गए ना, वही तो SBI कर। को SMS। क्या आपसी बेटा क्या? Dear customer, request is you to link mobile number to this. If reply yes. Carrier dear customer, you receive link to mobile to account number. ये भाई सब कृतज्ञ अपने किसी कस्टमर केयर से बातें कर रहे हैं। अरे कृतज्ञ कस्टमर केयर से क्यों बातें कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई छोड़ दी? सब रिकॉर्डिंग में जा रहा है यार।
चलो अब देखते हैं जरा कि क्या होने वाला है इसके अंदर, कॉमन साइज के अंदर क्या होने वाला, आइए देखते हैं प्रैक्टिकली। ठीक है, चलें, आओ देखें जरा। भाई ये है कॉमन साइज स्टेटमेंट, आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। ये है नंबर 1 पर्टिकुलर प्रीवियस ईयर का, सॉरी ये पर्टिकुलर्स है, ये ईयर 1 है जिसको हम बोलते हैं प्रीवियस ईयर, ये ईयर 2 है जिसको बोलते हैं हम लोग करंट ईयर, और ये है परसेंटेज चेंज ऑफ, मतलब इस साल की परसेंटेज यहाँ दिखाई जाएगी और इस साल की परसेंटेज यहाँ दिखाई जाएगी, मतलब एब्सोल्यूट चेंज नहीं होगा, परसेंटेज चेंज नहीं होगा। समझ रहे त्रिपाठी बाबा? चलो देखते हैं आगे कैसे। जस्ट सी दिस, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। फिर दोबारा से रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन और वेजेस। तो क्या करना चाहिए मुझे लिखना चाहिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। एवरीबॉडी इज एग्री विद दिस। बहुत, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब मैं एक्सपेंसेस की लिस्ट बनाऊंगा त्रिपाठी, तो क्या करूंगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को जोड़ूंगा, एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस को जोड़ूंगा, दो नॉन ऑपरेटिंग को भी जोड़ूंगा, ये भी तो एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन को भी जोड़ूंगा और वेजेस को भी जोड़ दूंगा, सारे आइटम जुड़ जाएंगे त्रिपाठी, है ना? एब्सोल्युटली रॉन्ग, एब्सोल्युटली रॉन्ग। अबे अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे रखा है तो भाई वेजेस क्यों जोड़ोगे, और अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है तो भाई डेप्रिसिएशन क्यों जोड़ोगे? याद आया? बचपन में एक शीट दी थी आप लोगों को मैंने, ठीक है, तुम्हें नहीं दी होगी, इन लोगों को दी थी मैंने। क्या थी वो शीट? देखिए कितनी गड़बड़ फैलाते हो तुम लोग यहाँ पर, और त्रिपाठी बैठा गोरखपुर वाला और बहुत गड़बड़ फैला रहा है। आइए देखिए, अरे भाई जब आपको मैंने 11th क्लास में एक शीट दी थी, क्या थी वो शीट? जी हाँ, एक्सपेंसेस डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब कुछ लिखा था उसके अंदर, दरवाजा बंद करिए। ठीक है, ठीक है, क्या था उसके अंदर? देखिए ये वाली शीट थी। बहुत ही नालायक बच्चा है त्रिपाठी, और ऐसे ही एग्जाम में गलती करेगा। ये देखिए, दिख रहा है स्क्रीन पर? देखो बच्चा, दिख रहा है आपको भी? ये डायरेक्ट एक्सपेंस। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होती है, फॉर्मूला क्या होता है? ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर इंक्लूड हो गया। नहीं, कैसे इंक्लूड करूंगा? अच्छा जी, इसके बाद हमने बोला आपसे क्या, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। नीचे ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिख रहे हैं बच्चे, देखो ये रहे ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। आई विल गिव यू दिस शीट टू यू आल्सो। ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिख रहा है यहाँ पर, और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में अगर आप देखते हैं तो क्या दिखेगा आपको? ये देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है डेप्रिसिएशन या डेप्रिसिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स दिख रहा है त्रिपाठी, मैंने सर्कल किया है। ऑपरेटिंग हुआ नहीं हुआ ये? तो बेटा जब आपके पास ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस गिवन है और जब आपके पास क्या गिवन है, हाँ, जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है, तो आप कौन सी फिगर को इग्नोर करेंगे? हाँ, वेजेस और डेप्रिसिएशन। समझ रहे हैं बात को? तो अब आप सॉल्यूशन देखिए अपना, क्या दिखता है आपको सॉल्यूशन यहाँ? ये देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिख दिया सीधा सीधा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिख दिया ग्रॉस प्रॉफिट, माइनस कर दिया ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या निकला? ऑपरेटिंग इनकम, माइनस कर दिया नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, क्या निकला है? प्रॉफिट। ऐसे करना है फिगर को। और पता है गांव वाले बच्चे क्या करते हैं? गांव वाला बच्चा नहीं बोल रहा मैं, सॉरी क्या करेंगे भाई, वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी जोड़ेंगे, ऑपरेटिंग भी जोड़ेंगे, डिप्रिसिएशन भी जोड़ेंगे और वेजेस भी जोड़ेंगे, और फिर बोलेंगे हम गोरखपुर वाले। नहीं करेंगे। यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस, है ना? अगर आपके पास, अच्छा सुनो, अब मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, ये ऑनलाइन वाले भी ध्यान से सुनेंगे जरा। नाउ माय क्वेश्चन टू यू, अगर इस क्वेश्चन में ये जो लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसकी जगह लिखा रहता है क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, तब क्या होता? बताइए, बता अभी सुहानी नई वाली, अगर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम लिखा रहता तब क्या करते? सी द क्वेश्चन स्क्रीन पे देख, तब वेजेस इंक्लूड होते, ठीक है? क्या तब भी मैं डेप्रिसिएशन इंक्लूड करता? नहीं करता। गॉट इट? वो ऑपरेटिंग में है। आई थिंक एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस कंसेप्ट नाउ। तो एग्जामिनर आपके इमोशन से ऐसे खेल सकता है ना? ठीक है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर है तो उसमें कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम इंक्लूड होता है। ये हमने रेशियो के चैप्टर में पढ़ा था फॉर्मूला, याद है? व्हेन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इज गिवन एंड हाउ टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, ये सब चीजें हम लोगों ने तब देखी थी। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं स्क्रीन पर, अब लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसको करना कोई मुश्किल, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोला हम लोगों ने आज। अब इलस्ट्रेशन नंबर 6 देखिए, आपके पास क्या दिख रहा है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, अदर इनकम है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, सब लेके चलेंगे ना इनको, इसको तो इग्नोर नहीं कर सकते हम लोग। बोलिए, थोड़ा और आगे चलते हैं, इंफॉर्मेशन लेके चलते हैं। क्या
अदर एक्सपेंसेस है, इनकम टैक्स है, ये सारा दिख रहा है आपका। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अभी तो मैंने आपको ये बताया, लेकिन वो कॉमन सेंस बनता कैसे है, वो देखो कैसे बनता है। दोबारा उसी क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन देखिए दोबारा से। देखो भाई ध्यान से सुनना, हमने प्रीवियस ईयर लिख दिया, हमने करंट ईयर लिख दिया और हमने परसेंटेज भी लिख दिया। अब ये जो 15-16 के परसेंटेज कैसे निकले, देखो 25 लाख डिवाइडेड बाय 25 लाख, मतलब यू हैव टू डिवाइड एवरीथिंग विद व्हाट, उस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से, उससे डिवाइड करना है। नहीं बंद हुआ, ढंग से बंद करो। 25 डिवाइडेड बाय, नहीं बंद होगा, ढंग से बंद करिए। 25 डिवाइडेड बाय 25 into 100, this is 100. 12 lakh divided by 25 into 100, 48%. 13 lakh divided by 25, मतलब हर चीज को आप किससे डिवाइड करेंगे, उस साल के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से करेंगे। 1180 divided by 25 lakh, again you will get the result here. 15,000 divided by 25 lakh, 0.64. 11,65,000 divided by कितने से, 25 लाख से, you will get 46.60, ऐसा निकलेगा। मतलब कॉमन सेंस का क्या मतलब हुआ एकांश, कि हम हर आइटम को किसके परसेंटेज में कैलकुलेट कर रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस की रेवेन्यू। जैसे हमने हर बंदे के परसेंट नंबरों को परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया था। जैसे कैट का जब रिजल्ट आता है तो परसेंटाइल में आता है, परसेंटेज में नहीं आता। क्या होता है, जैसे एकांश के आए 500 में से 400 नंबर हाईएस्ट, तो जो बाकी लोग हैं उनके मार्क्स एकांश से कंपेयर करे जाएंगे, उसे परसेंटाइल बोलते हैं। एंड दैट विल गिव यू फेयर कंपैरिजन, ये है वो चीज। ऐसे ही देखिए अगला साल का 18 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख, तो कितना आ गया, 100% आया। 10 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख कितना है, 55.6% आया। 8 लाख डिवाइडेड बाय 18 लाख, ऐसी 80,000 डिवाइडेड बाय 18 लाख, 720 डिवाइडेड बाय 18 लाख, 12। हर फिगर को किससे डिवाइड कर रहे हैं हम लोग, 18 लाख से, एंड वी गॉट रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस। इसे कहते हैं कॉमन साइज। कितना आसान था बोलो, ये तो और ज्यादा आसान हो गया ना, ये कंपैरेटिव की तरह थोड़ी है कि कंपैरिजन करेंगे, ये तो बट लेकिन इसमें कैलकुलेशन हो जाती है। तो जो वो 2012 का बच्चा गड़बड़ करके आया था, वो इसी क्वेश्चन में करके आया था, और पता क्या था, उसके पास सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन थी, लेकिन कैलकुलेशन मुश्किल थी भाई, इसलिए दिक्कत हुई। इस क्वेश्चन की भी कैलकुलेशन मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। थोड़ा और आगे चलते हैं। अब आप देखिए अगले साल की इंफॉर्मेशन दे रखी है आपके पास, सी हाउ दे हैव डन इट। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंस में ए बी, और देखिए यहाँ टोटल नहीं कर रखा ना, मैंने बताया आपको एग्जाम में टोटल करके लिखना है। देख रहे हो इस सॉल्यूशन में, यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस एंड अदर एक्सपेंस का टोटल नहीं कर रखा, बट यू हैव टू डू द टोटल। तो देख रहे हैं सारी इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कर ली। अब आप क्या किया, 25 डिवाइडेड बाय 25 100%, 325 डिवाइडेड बाय 25 कितना है, 13%, 2850 25, ये 25 से 825 में हर फिगर को किससे डिवाइड कर दिया, 25 लाख से, एंड देन यू विल गेट रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस, ऐसे निकाल के आई हैं आपके पास। इसी तरह से 16 17, 20 डिवाइडेड बाय 20 करा तो कितना 100%, 250 डिवाइडेड बाय 20 करा तो कितना है 12.5%, और ये 22 बाय 50 डिवाइडेड बाय 20, तो ऑब्वियसली ये कितना आएगा, 100 से ज्यादा ही तो आएगा, नहीं आएगा बोलो। कुछ लोग सोचते हैं 100 से ज्यादा कैसे हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो यू कैन कैलकुलेट रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस, कोई दिक्कत तो नहीं है, बताइए यहाँ तक बोलो एकांश त्रिपाठी, है ना सीधा। अब आ जाइए कॉमन साइज बैलेंस शीट की तरफ। बैलेंस शीट का फॉर्मेट एज इट इज बनता है, जैसे बनता है। अभी बताइए इसमें एरो राइट टू लेफ्ट जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाएगा एरो। और पता है इसमें क्या करते हैं हम लोग, बिल्कुल एज इट इज छाप देते हैं इसको, बिल्कुल एज इट इज छाप देते हैं। अब हमें करना क्या होता है, देखिए आपका सोल्यूशन देखिए आगे, बिल्कुल एज इट इज छापा हुआ है, सी द सोल्यूशन, दिख रहा है सोल्यूशन। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स, लॉन्ग टर्म ट्रेड बिल, एवरीथिंग इज गिवन, 15/6 ये सब कुछ दे रखा है, एवरीथिंग इज गिवन, एवरी इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू। लेकिन हमने क्या किया, वहां तो हम डिवाइडेड बाय रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन करते थे ना, नहीं, यहाँ करेंगे डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। क्या 15 डिवाइडेड बाय 4150 क्या आएगा 36.45, 36.14, 5 लाख डिवाइडेड बाय 4150 12.05, 6 लाख डिवाइडेड बाय 4115 डिवाइडेड बाय, यू विल गेट रेस्पेक्टिव परसेंटेजेस, और इन सबका टोटल 100 आएगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है भाई, चलो जरा एक बार कोई कैलकुलेटर से करके दिखाया मुझे कैलकुलेशन, जरा करके दिखाया कैलकुलेशन मुझे, कि 15,50,000 डिवाइडेड बाय 41,50,000 कितना परसेंट बनता है, क्या ये 37.73% बन रहा है ये, जरा मुझे बताए कोई, ये वाली परसेंटेज कितनी बन रही है, 1550 डिवाइडेड बाय 4150 into 100 कितना आ रहा है बताओ, ऑनलाइन में बताइए कितना वैल्यू आई, कृतज्ञ यस सर। कितना वैल्यू है, तूने बहुत ज्यादा मैसेज डिलीवर कर अपने दोस्त को अभी, नहीं सर। तुम्हारा फोन खुला था गधे,
सर फोन ही माइक खुला था। माइक खुला था। तो पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है या अभी भाग जाएगा थोड़ी देर में यहाँ से? नहीं भाऊंगा सर। 1050 डिवाइडेड बाय 4150 into 100 कितना आ रहा है बताइए? व्हाट परसेंटेज यू विल गेट? 37.34। और इन भाई लोगों ने कितना लिखा हुआ है यहाँ पर? 35। ये तो गलती कर रही है, इसका मतलब गलती नहीं, राउंड ऑफ कर रखा है। राउंड ऑफ ही नहीं करना, क्योंकि आपको मालूम है 36.14, 12.05, 44.46 के बाद अगर मैं 37.34 करूंगा तो ये वैल्यू 100 की जगह कितनी हो जाएगी? 99.99 हो जाएगी। और एसेट्स का तो टोटल 100 ही होना चाहिए। समझ रहे हैं बात को? इसीलिए आखिरी फिगर को आप क्या करते हैं? बैलेंसिंग फिगर की तरह ट्रीट करते हैं। आप बोलेंगे ऐसा कैसे? मैं बताता हूं। अगर आपके पास 30,000 रुपीज था और आप ए, बी और सी में से बराबर बांटते हैं, तो कैसे बांटते थे पार्टनरशिप में? 33.33, 13,030 एंड 333, 13,333 ऐसी तो बांटते थे। लेकिन हम क्या करते थे? किसी एक को 4 कर देते थे ना, राउंड ऑफ करते थे ना। वही तो हो रहा है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना है हमेशा। पता चला क्या कि ये टोटल जो है जितना आपका, ये 37.45 आ रहा है और आपने लिख दिया 37.45। और 37.45 लिखेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा? 100.24 हो जाएगा, जो कि गलत हो गया। तो आपने अपने हिसाब से तो कैलकुलेशन ठीक करी है, लेकिन वो टोटल 100 के बराबर होना चाहिए ना, इसका ध्यान रखेंगे। कोई भी नहीं यार, लास्ट वाली को करो ना, कोई भी क्यों हटा रहे हो? ये सिर्फ लास्ट वाली फिगर को करिए ना आप। ये अगर आपकी सारी फिगर ठीक है तो इसको बैलेंसिंग फिगर बना के चल सकते हैं आप, लेकिन कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे अभी हमने कैलकुलेट किया तो 37.34 आया, लेकिन क्योंकि हमें 100 करना था इसलिए हमने क्या कर दिया, से 37.35 कर दिया। अच्छा, अगर मेरा 37.40 आता तो भी मैं क्या करता? 37.35 ही करता भाई मैं, तब भी यही करते। तो जब आप कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाते हैं, इस पॉइंट का आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली यू हैव डन फॉर द नेक्स्ट ईयर। ये 12 डिवाइडेड बाय 3250, 5 डिवाइडेड बाय 3250, 5 डिवाइडेड बाय 3250, 10 डिवाइडेड बाय 3250, इन दैट वे यू विल प्रोसीड। ऐसा करके आपका काम चला गया। इज दैट क्लियर? हाँ या ना बताइए, समझ पाए आप? ये होता है आपका कॉमन साइज स्टेटमेंट। ठीक है जी। अब आपकी किताब में जो है वो सिर्फ इलस्ट्रेशंस हैं, इनको देखना है आप लोगों ने। अभी भागना मत, अभी अभी पीएस ग्रेवाल की ये एनसीईआरटी वाला पार्ट खत्म हो चुका है। लिमिटेशंस ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ये नहीं कर रहे इसको, ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। चलिए आ जाइए, अब हम देखते हैं टीएस ग्रेवाल के कुछ इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस है जो कि आपको देखने चाहिए। दैट अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, विल गो विद दैट। आइए मैं आपके सामने स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, देखिए जरा ध्यान से। कुछ अच्छे इलस्ट्रेशंस है जिन्हें हमें देखना है और मैं उसे करवाऊंगा भी यहाँ पर। टीएस ग्रेवाल खोल लीजिए आपके पास एंड जस्ट ओपन पेज नंबर 3.7 आपकी स्क्रीन पर। सुहानी लेके आए किताब आप अपने पास? कोई नहीं है तो अगर किसी के पास नहीं है तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा आपको 3.7 दिख रहा है। ऑनलाइन वालों दिख रहा है आपको? कैन यू सी दैट? Yes. ठीक है। थ्री पॉइंट सेवन दिख रहा है। शेयर कैपिटल है, रिजर्व सरप्लस है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज दिख रहा है ना स्क्रीन पर? तो क्या करना है इसका सोल्यूशन? देखिए कुछ नहीं, आपको सिर्फ हेडिंग्स के अंदर प्लेस करना है उसको, और प्रीवियस ईयर करंट ईयर का नहीं देख के एब्सोल्यूट चेंज परसेंटेज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट 3.7। इलस्ट्रेशन 1 ही है सिर्फ। त्रिपाठी देख पा रहे हैं? मिल गया? नहीं मिला? मिल गया। इसका सोल्यूशन देख लीजिए आप। हमने इश्यू ऑफ शेयर्स में बहुत अच्छे से आपको बैलेंस शीट करना सिखाया था। हमने किसमें इश्यू ऑफ शेयर्स के अलावा कब बताई थी? इश्यू ऑफ डिवेंचर में बैलेंस शीट करना सिखाया था, याद है? शेयर होल्डर फंड के अंदर रिजर्व सरप्लस भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। दिख रहा है आपको आपकी स्क्रीन पर? कैन यू सी दिस? तो बिल्कुल वैसे ही रखना आपने। शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, करंट लायबिलिटीज, टोटल आ गया, चेंज आ गया, परसेंटेज चेंज आ गया। ऐसी नॉन करंट प्रॉपर्टी प्लांट, नॉन करंट, करंट असेट्स, टोटल आ गया। कर क्या रहे हैं देखो, 25 नो चेंज, 10 और 6 नेगेटिव 4 लाख, 40% आ गया। बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले किया था, कुछ ऐसा मुश्किल काम नहीं है इसके अंदर। ठीक है जी, यू कैन सी दिस। सोल्यूशन तो दे रखा है। चलो इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अच्छी इलस्ट्रेशन है। अब पेज नंबर 3.9 पे आ जाइए, पेज नंबर 3.9। दिस इज ऑल्सो द सेम कैटेगरी ऑफ फिल्म। अब की बार आपको स्ट्रक्चर्ड बैलेंस शीट दे रखी है। अच्छा याद करिए, अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर आपके पास 31 मार्च 2021 पहले है
और 31 मार्च 2020 बाद में, तो एरो कैसे लगेगा? लेफ्ट राइट टू, क्या लगेगा एरो? 3.9 पे देखिए जरा, कैसे एरो लगाना पड़ेगा आपको? पहले क्या, राइट टू लेफ्ट एरो लगेगा ना, राइट टू लेफ्ट एरो, ठीक है। और जरा सॉल्यूशन देखिए इसका नीचे, तो यहाँ वही कर रखा है, 31 मार्च 20 पहले कर रखा है, 31 मार्च 2021 बाद में कर रखा है। इज दैट ओके? और फिर एब्सोल्यूट चेंज और फिर परसेंटेज चेंज। तो 3.9 सिर्फ इसीलिए था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। दम वाला क्वेश्चन कौन सा है ये दिखाता हूं आपको। इलस्ट्रेशन 7 में भी कोई इतनी परेशानी नहीं है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अभी भी हम एरो कैसे लगाएंगे बताइए? इलस्ट्रेशन नंबर 7 है, पेज नंबर कौन सा है आपका? ये दिस इज पेज नंबर 3.15। इसमें एरो कैसे लगेगा भाई बताइए? राइट टू लेफ्ट एरो लगेगा, है ना? तो त्रिपाठी गोरखपुर वाले फिर गड़बड़ करी, देखो है ना? बोलो सांचे दरबार की जय, है ना? ऐसे तो क्या करा इसमें, एरो कैसे लगा? लेफ्ट टू राइट लगा। दिस यू हैव टू बी केयरफुल, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस हैं, है ना? बहुत ध्यान से पढ़िए। तो देखिए 18 हो गया, 19 हो गया, एब्सोल्यूट और परसेंटेज चेंज। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम, टोटल रेवेन्यू, एक्सपेंसेस की एक ही कैटेगरी है जो कि 50% है किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। 4 लाख का 50%, 2 लाख, 3 लाख का 50%, 150। कुछ भी खास दम नहीं था, मतलब सिर्फ एरो वाला चीज समझाना था, इसलिए हमने ऐसा लेके चले। यू कैन डू दैट क्वेश्चन ऑल्सो, और वैसे भी सोल्यूशन दे ही रखा है। आइए क्वेश्चन ये वाला पार्ट लेके चलते हैं। इसमें भी कुछ खास नहीं है, ये भी सिंपल क्वेश्चन था इसलिए कुछ नहीं है। ये है, इस पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। किस पर? इलस्ट्रेशन नंबर 9 पर, इस पर इंपॉर्टेंट लगाइए आप। दिस इज इंपॉर्टेंट, ये है इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, चेंज इन इन्वेंट्री है, और अदर एक्सपेंसेस क्या है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना? 8% और कितना परसेंट? 10%। और सबसे पहले एरो राइट टू लेफ्ट लगेगा, लेफ्ट टू राइट लगेगा? राइट टू लेफ्ट लगेगा, ठीक है। और मुझे बताइए, हाउ विल आई कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड? क्या क्या जोड़ूंगा उसके अंदर बताओ? अरे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड जोड़ूंगा, चेंज इन इन्वेंट्री जोड़ूंगा, इन्हीं को तो जोड़ूंगा, और क्या जोड़ूंगा मैं? ठीक है, और तो कुछ है नहीं। इनका टोटल करूंगा, उसका 8%, उसका 10%, आई कैलकुलेट। आओ दिखाते हैं कैसे कर रखा है, अगले पेज पे चलिए जरा। दिख रहा है आपके सामने कैलकुलेशन? 31 मार्च 20, 31 मार्च 2021 दिख रही है कैलकुलेशन अगले पेज पर। वर्किंग नोट देखिए, वर्किंग नोट। सुहानी नहीं दिख रहा वर्किंग नोट अगले पेज पे? सी दिस। तो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 250, यहाँ 450, चेंज इन इन्वेंट्री यहाँ पर 50,000, यहाँ 50,000, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3 लाख और 5 लाख। अब अदर एक्सपेंसेस, ये कितना? इसका कितना परसेंट बोला था? 10% बोला था, दिस इज 30,000। इसका कितना? 8% बोला था, ये 40,000। एवरीबडी इज ओके विद दिस नाउ? बोलिए, अरे किसी को डाउट है इस बात पर? नहीं? बोलिए पीछे से ऑनलाइन वाले, नहीं समझ में आए तो No, बताइए sir. मुझे। प्रशांत, सान्या, अमान, अनंत, बोलिए। कृतज्ञ पता चल रहा है कुछ, या सिर्फ हवा हवाई है? कृतज्ञ, सर पता चल रहा है। हाँ। तो अब आप देखेंगे, अब हम क्या करते हैं अपने क्वेश्चन में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिखेंगे। और मैंने बताया था ना, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो टोटल रेवेन्यू जरूर बनाना फिगर को, ठीक है? दैट यू हैव टू डू। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड एज यूजुअली लिख दिया, चेंज इन इन्वेंटरी लिख दिया, अदर एक्सपेंसेस लिख दिया। 250, 50 एंड 30, 450, 50 एंड 40, ये आ गया टोटल एक्सपेंस। ऊपर टोटल रेवेन्यू, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया 5 लाख और 540, नेगेटिव 40, 30 और 3 लाख, ये 300। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि भाई अगर यहाँ लॉस आ रहा है तो विल यू चार्ज एनी टैक्स? क्या लॉस में कोई टैक्स भरते हो आप? नहीं भरते। कुछ चतुर बच्चे क्या करते हैं पता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स लिख के छोड़ देते हैं, वो गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके पास टैक्स की परसेंटेज दे रखी है, एंड दे जस्ट वांट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना। वो चाहते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालें आप। तो इसीलिए अगर टैक्स नील भी है तो नील करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी क्या बनाएंगे आप? नेगेटिव ही बनाएंगे। गॉट इट? ये करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, अपने आंसर को यहां छोड़ देते हैं, इस जगह पे। देखो इस जगह पे अपना आंसर छोड़ देते हैं, टैक्स वैक्स माइनस नहीं करते। वो कहते हैं क्या? वो कहते हैं सर जब प्रॉफिट की जगह लॉस आ गया तो टैक्स क्यों लिखें? भाई नंबर कट जाएगा एक, क्योंकि आपके पास टैक्स की रेट दे रखी है। आप टैक्स नहीं कैलकुलेट करेंगे वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो बन ही जाएगा आपका। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होगा, लॉस होगा।
तो आपको ये काम भी करना है, और उसकी भी देखा परसेंटेज कैलकुलेट कर रखी है बिल्कुल वही वाली। तो यार सिर्फ कॉपी तो करना है, क्यों उल्टे काम करें। गॉट इट, इसका ध्यान रखेंगे। अगर इसमें टैक्स ना दे रखा होता तो मैं क्या कर लेता, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स -10,000 -40,000 -30,000 करके छोड़ देता। पर क्योंकि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, टैक्स का रेट दे रखा है, तो चाहे आपका लॉस हो, टैक्स ना भी कैलकुलेट करना हो, तो भी आप कैलकुलेट करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करेंगे, और बिल्कुल सेम आएगा जैसे प्रॉफिट बिफोर टैक्स था, लेकिन आपका आंसर तब कंप्लीट होगा, अदरवाइज आपका आंसर इनकम्प्लीट कहलाएगा। नाउ माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, जरा बोर्ड पे देखिए, एक बड़ी मजेदार चीज आ रही है। मेरा क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ इतना है, देखिए जरा ध्यान से देखना। सपोज सपोज ये फिगर जो है मेरे पास, इधर देखिए ध्यान से, ये फिगर है 10,000 ब्रैकेट में, है ना, कुछ भी मतलब XYZ कुछ भी फिगर है ये, मतलब ये सब हटा रहा हूं मैं यहाँ से, आई एम टेकिंग अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन, ऐसे, ये कुछ नहीं है, इसका पार्ट नहीं है। किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए तब मैं बोल रहा हूं आपसे, सब लोग ध्यान से देखेंगे इधर, अगर किसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाए तो क्या करेंगे। जैसे ये 31 मार्च 2020 था और ये 31 मार्च 2021 है, ऐसा करके एंड दिस इज हाउ दिस फिगर, ये है एब्सोल्यूट चेंज एंड ये है परसेंटेज चेंज, ऐसी फिगर है आपके पास, इस तरह से फिगर है आपके पास, ठीक है जी। अब मेरा क्वेश्चन आपसे है कि सपोज मेरे पास ये आया अदर इनकम, या मेरे पास कुछ आया, मान लो ये मेरे पास आया एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस 10,000 के थे, ठीक है जी, और ये एक्सपेंस 20,000 के हो गए, तो कितना हो गया 10,000, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 100%, एग्रीड है। अच्छा, अब क्या करूंगा, अब क्या करूंगा बताइए, मान लो ऐसा हो गया, तब क्या करूंगा, इसका क्या मतलब हुआ, बताओ ना कैसे। ये माइनस ये ऑलरेडी कितना था -20,000, ये कितना है -10,000, तो व्हाट इज योर वैल्यू -30,000, तो क्या हो जाएगा ये 30,000 ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, और अब ये कितना हो जाएगा 300%, है ना, लेकिन क्या होगा ये ब्रैकेट का होगा। एवरीबडी इज क्लियर अबाउट दिस, हाँ या ना बोलो, अरे ऑनलाइन वाले बताइए, ठीक है। Yes, sir. अच्छा जी, अच्छा अब मेरी सिचुएशन देखिए, अब अगर ये ऐसा होता तो क्या होता, अब देखिए, क्या, अब देखिए क्या, अब अगर ऐसा है तो क्या होगा, अगर ये 20 है ये भी नेगेटिव है तो कैसे लिखूंगा, -20,000 माइनस माइनस कितना 10,000, तो क्या बनेगी वैल्यू -20,000 और ये Negative +10, 10,000. तो कितना आएगी वैल्यू, माइनस कितनी आएगी 10,000 आएगी। अच्छा एक और चीज देखिए आप, -10,000 डिवाइडेड बाय -10,000 इंटू 100, तो क्या हो जाएगा ये 100% आएगा, लेकिन कौन सा वाला आएगा, पॉजिटिव वाला आएगा। इसको देखना, इमोशनल मत हो जाना, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कैसे हो गया, अरे मैथमेटिक्स है भाई, मैं क्या करूं, हो गया तो हो गया, ओके जी। अच्छा अब देखें जरा एक और चीज, ये हो चुका है, ये हो चुका है, हाँ हाँ ठीक है, इतना ही था बस, ये चीज बताने के लिए थी, बोलना कुछ और, हाँ यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, चलो ठीक है, लो जी ऐसा कर लेते हैं हम। अब बताइए क्या है, ये 20 है, 20,000 माइनस -10,000, तो क्या वैल्यू आ गई 30,000 आ गई, डिवाइडेड बाय कितना करूंगा 10 करूंगा, ठीक है। हाँ हाँ तो कितना आएगा, बिल्कुल सही बात है, ये तो वैल्यू कितनी आई है आपके पास, दिस इज 30,000, ठीक है, रुक जाओ अभी 30,000, लेकिन नीचे तो ब्रैकेट है, तो नेगेटिव ही आएगी, कितनी 300% नेगेटिव ही रहेगी, फिर नेगेटिव रहेगी, इसका ध्यान रखेंगे आप लोग, है ना। अगर आपने 300% लगा, ब्रैकेट नहीं लगाया, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दिस फैक्ट। ऐसा करते समय बेसिक मैथमेटिक्स है यार, प्लस 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 माइनस प्लस माइनस, साइन कौन सा ज्यादा बड़े वाले का, ऐसा करते थे ना हम जब छोटी क्लास में सब्ट्रैक्शन करते थे, इस चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पर। अब चाहे न्यूमरेटर चाहे डिनोमिनेटर, अगर कोई भी नेगेटिव है तो योर परसेंटेज विल आल्सो बी नेगेटिव, नहीं जबरदस्ती, है ना भाई, तुम शादीशुदा हो, हाथ में सगाई की अंगूठी पहनने की जगह मांग टीका लगा के जाओ तो कैसा लगेगा,
जब हम बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग में नेगेटिव को ब्रैकेट में दिखाएंगे यार, तो ब्रैकेट में दिखाओ ना। अरे बेटा, अकाउंटिंग जो चलती है ना आपकी, आपने एनालिसिस, आपने देखा होगा कई सारी, बहुत सारी कंपनियों का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो भी फिगर वो ब्रैकेट में दिखाते हैं ना, उसको नेगेटिव नहीं दिखाया जाता। याद करो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ते थे विदाउट एडजस्टमेंट, विद एडजस्टमेंट, याद है क्लोजिंग स्टॉक जो होता था उसे हम राइट हैंड साइड पे ले जाते थे। क्यों ले जाते थे? होता ये था ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट माइनस क्लोजिंग स्टॉक, लेकिन डेबिट में माइनस में उठा के हम इस तरफ ले जाते थे। ठीक है, आपने अगर ड्राइंग्स माइनस नहीं करें फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में, तो ड्राइंग्स कहां दिखता था? बैलेंस शीट में दिखता था, अदरवाइज कैपिटल माइनस ड्राइंग्स होता था। करंट अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस क्या है? नेगेटिव बैलेंस लायबिलिटी साइड में माइनस दिखना चाहिए था ना, उठा के कहां ले जाते हैं? असेट्स में ले जाते हैं। लॉसेस देयर शुड बी डिडक्टेड आउट ऑफ कैपिटल, वहां से माइनस ना करके कहां ले जाते हैं उसको? एसेट्स में। इसलिए तो करते हैं कि नेगेटिव ना दिखे, और अगर दिखाना पड़े तो कैसे दिखाएं? ब्रैकेट में दिखाएं, है ना। तो तुम अपनी जुल्फें हटा के बोलना आई एम ऑल्सो मैरिड, नहीं? ठीक है, दिस इज हाउ। अच्छा, अभी चलें जरा कुछ एक इलस्ट्रेशन और देखें जरा, देन विल वाइंड अप। तो ये इलस्ट्रेशंस हैं आपकी टेक्स्ट बुक की, जिन्हें आपको ध्यान से रखना है। एंड बाकी तो खैर नॉर्मल है सारी की सारी, ऐसा कुछ नहीं है। चेंजेस इन इन्वेंट्री भी आपको बता दिया है। ये अब आपको समझ में आएंगी चीजें, इतना ही था बस इसके अंदर, इससे ज्यादा नहीं था। ठीक है, अब क्या करना है आपको? राघव क्या करना है बताओ? स्कैनर, एक्सरसाइज और इलस्ट्रेशन। अब ये मत सोना कि मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज। ठीक है जी, तो गिरते पड़ते ये चैप्टर खत्म हो गया। कितने सारे व्यवधान आए बीच में, ये चैप्टर आपका फाइनल हुआ। अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को पढ़ने से पहले एक बार रेशो को जो शीट थी ना उसको पढ़ लेना ढंग से, रेशो वाली शीट पढ़ लेना, और वो चैप्टर 1 को भी ढंग से पढ़ लेना, तब हम पढ़ेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की क्लास में वाइंड अप करते हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड